बढ़ते हैं आगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच वेटिकन सिटी में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस मनाया। हालांकि पिछली बार वहां कोरोना की वजह से कड़ी पाबंदियां लागू थी और लोगों को बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन इस बार वेटिकन सिटी के खूबसूरत सेंट पीटर्स चर्च में करीब 2000 लोग इकट्ठा हुए। पोप फ्रांसिस भी अपने साथी पादरियों और सहयोगियों के साथ चर्च पहुंचे और ईसा मसीह की बड़ी सी मूर्ति के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रीति रिवाज पूरे किए। पहले उन्होंने बाल रूप में दिखने वाले ईसा मसीह की प्रतिमा पर ढका कपड़ा हटाया और मूर्ति को लेकर गौशाला की तरह बनाई गई झांकी के पास पहुंचे, उन्हें वहां रख दिया। मान्यता है कि ईसा मसीह का जन्म भी गौशाला में गायों के बीच हुआ था। इस परंपरा को भी उसी तरह निभाया गया। इस बीच उन्होंने लोगों को संबोधित किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा है सदैव अटल स्थल में, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को वो श्रद्धांजलि देंगे। आज उनका जन्मदिन है, जयंती है। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं है और हम ये पहली तस्वीर में आप देखिए अमित शाह को दिखा रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त मौजूद हैं जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाने में जो आज बीजेपी देश में शासन कर रही है, केंद्र में है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसका श्रेय जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। और ये पीएम मोदी का काफिला है, वो पहुंचे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उन्हीं का इंतजार यहां पर हो रहा है। और हम देखते हैं कि 25 दिसंबर के दिन पीएम मोदी, वैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था तब भी पीएम मोदी ने उनको याद किया था और कई ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। वो उनको याद करना नहीं भूलते हैं और आज यही वजह है कि जो उनकी कही बातें थी, क्योंकि सरलता उनके जीवन में हमेशा रही, एक अलग छाप उन्होंने छोड़ी और वो एक राजनीति में एक ऐसी शख्सियत के तौर पर उनको आज जाना जाता है जिन्होंने अपने विरोधी भी उनके कायल हुआ करते थे और जब उनकी आलोचना होती थी तो वो उसको भी स्वीकार करते थे। बहुत कुछ सीखने के लिए है उनके जीवन से। ये सदैव अटल स्मारक है जो उनकी याद में बनाई गई है। पीछे जो आप देखेंगे उनकी कविताएं लिखी गई हैं, क्योंकि वो तो जीवंत हैं अपनी कविताओं के जरिए, अपने कहे शब्दों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए। और जो उनका सफर शुरू हुआ था वो सफर अभी तक जारी है। तमाम लोगों की मौजूदगी, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, भले ही अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी कविताओं के जरिए, अपने संदेशों के जरिए, अपनी रचनाओं के जरिए वो हमेशा के लिए जीवंत हो गए। देखिए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक ऐसे गीत की रचना की थी एक बीजेपी की पहली सरकार, एनडीए की पहली सरकार, जो कहा जाता था मिली जुली सरकार कभी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ सकती, कांग्रेस ये साबित करने पर तुली थी। वहां अटल जी ने शासन किया, सड़कों का निर्माण किया। जो हम लोग गोल्डन ट्रायंगल, सुनहरा चतुर्भुज, देश के चारों तरफ सड़कों का निर्माण कार्य, इसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रखी थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था और गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में हर साल बीजेपी सरकार इसको मना रही है। और उस कड़ी में हर वर्ष उनको श्रद्धांजलि देने, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने बीजेपी के तमाम नेता, आला नेता, पूरी पार्टी, संगठन और मंत्री वहां पहुंचते हैं। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। हमने काफिले को देखा, प्रधानमंत्री ने हर वर्ष उनके जहां उनको श्रद्धांजलि देने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी याद है। एक कवि प्रधानमंत्री, संघ का से जुड़ा पहला प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने विकास के राह पर भारत को डोला, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने मिलीजुली सरकार चलाई, वो भी 3 बार वो चुने गए प्रधानमंत्री, 13 दिन, 13 महीने और फिर 5 साल की सरकार उन्होंने चलाई। तो मुझे लगता है एक यादगार है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल, जिसको आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाए रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इसलिए खुद भी वहां जाते हैं।
और पूरी की पूरी पार्टी पूरे देश में इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। बिल्कुल, और इस बीच सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अमिताभ, रहिए आप हमारे साथ। पीएम मोदी अटल स्मारक स्थल पहुंच चुके हैं, जहां पर वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आप अमित शाह को भी देख सकते हैं, बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं, राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी उनसे बातचीत करते हुए, देखिए कोरोना का समय भी है, सभी ने मास्क लगाया हुआ है और यहाँ पर बातचीत करते हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। अमिताभ मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था, उसके बाद से हम देखते हैं कि उनकी याद में ये स्थल बनाया गया है और हर साल मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं। कई ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, उनकी बातों को दोहराया। बिल्कुल, अक्सर देखिए बीजेपी के जो मनमानस पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा ओरेटर, उनके जैसा नेता और पूरे देश में जिनको मान्यता मिली अटल बिहारी वाजपेयी को, 24 पार्टियों का कोलिशन उन्होंने चलाया और बिना किसी विवाद के चलाया। सब किसी को नाराज नहीं होने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी अपने वन लाइनर्स के लिए भी जाने जाते थे। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो संगठन से उठकर आया, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि तमाम दलों को मान्य था, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कवि था, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पहले विदेश मंत्री था, वह भी रह चुका था जनता पार्टी की सरकार में, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया, दुनिया भर में। तो मुझे लगता है एक ऐसा आदर्श वो रख कर गए थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए और बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने के लिए प्रेरित करता रहा। और प्रधानमंत्री मोदी इस योगदान को कभी भूलते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था, तब उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ वो बीजेपी के मुख्यालय से सीधे अटल स्मृति स्मारक तक गए थे, जहां प्रधानमंत्री आज खुद मौजूद है। वो उस गर्मी में वो पैदल, वो और अमित शाह खुद उनके काफिले के साथ गए थे। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री मोदी की शायद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दी होगी। तो एक बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है और उसको बीजेपी भूलना भी नहीं चाहती है। पूरे देश में कार्यक्रम होते हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री खुद भी हर साल जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, जहां खुद तमाम नेता बीजेपी के उनके कैबिनेट के मौजूद है, बीजेपी संगठन के मौजूद है। एक सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, एक सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को, एक पूर्व प्रधानमंत्री को, जिसने एक ऐसे सरकार की आधारशिला रखी जिसने भारत को नए विकास की दिशा में डाला था। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, रामनाथ कोविंद, उन्हीं का इंतजार हो रहा था और अब श्रद्धांजलि दी जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी को। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। मध्य प्रदेश में वो जन्मे थे और वो 1984 में जब बीजेपी का सफर शुरू हुआ, 2 सीटों से लेकर के आज तक का सफर, बीजेपी आगे बढ़ती चली गई। और देखिए इस वक्त पीएम मोदी अपने साथियों के साथ मौजूद हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अमिताभ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाना जाता है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समृद्ध और सुदृढ़ भारत के लिए उन्होंने कार्य किया, राष्ट्र की अखंडता, एकता के लिए काम किया। बिल्कुल, राष्ट्र के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान शायद मुझे लगता नहीं है देश की जनता भूलेगी। और हमें याद है पहले 13 दिन की सरकार बनी थी, फिर उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर कारगिल का युद्ध हुआ और कारगिल के युद्ध में जो भारत की सेना ने प्रदर्शन किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद आगे बढ़कर सेना का मनोबल बढ़ाया। मुझे लगता है कारगिल की लड़ाई के बाद 5 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, एक के बाद एक देश भर में बीजेपी ने चुनाव जीते और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो जनमानस में छाया हुआ था, जो लोकप्रिय नेता था, जो संघ के प्रचारक के तौर पर देश भर में काम करने के बाद आगे बढ़कर इस स्थिति में पहुंचा था। तो एक बीजेपी और पूरे संघ परिवार के लिए ये एक गर्व की बात थी कि उनका अपने कैडर का आदमी प्रधानमंत्री बना है। इससे ज्यादा बीजेपी संघ के लिए जब की बात हो नहीं सकती थी और उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया बिना जिसे अगर सड़क का निर्माण अगर आप देखें तो विदेश यात्रा में देखें, कारगिल की लड़ाई को देखें और सुशासन गवर्नेंस को देखें, तो मुझे लगता है ऐसी मिसाल पर अटल बिहारी वाजपेयी कायम करके गए हैं, सबको साथ लेकर चलने की, एक मिलीजुली सरकार को आगे बढ़ाने की, जो आज बीजेपी और मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बात करती है कांग्रेस मुक्त भारत, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था तब के
सके। और तब जो विकास के राह पर अब जो राह पे उन्होंने डाला था, शायद वो यादगार लम्हे प्रधानमंत्री मोदी शायद भूल नहीं पाते। और मुझे लगता है उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का बिल्कुल काम उनकी कर रहे हैं। विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर वो उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं उनकी समाधि पर। इस वक्त सदैव अटल स्मारक से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुष्प अर्पित किए हैं, उनको याद किया है। और अब आप देख सकते हैं पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त उनको याद कर रहे हैं। अमिताभ, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं राजनीति में जो विरोधियों की भी प्रशंसा करें और राष्ट्रहित में अपनी आलोचना को भी स्वीकार कर लें। बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मुझे लगता है कि सरकार एक ऐसी मिलीजुली सरकार थी जहां चंद्रबाबू नायडू भी थे टीडीपी के, जहां ममता बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस की, जहां डीएमके के मुरसोली मारन उस समय केंद्र में प्रधान उनके सरकार में मंत्री थे। हाँ, यही एक बहुत बड़ा योगदान था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जो देश भर की जो छोटी छोटी पार्टियां थी अपने अपने राज्यों में मजबूत थी, उनको लेकर सरकार बनाई और सरकार चलाई। जब जनता पार्टी की सरकार बनी वो 2 साल में गिर गई थी 1977 में। देवेगौड़ा की सरकार बनी, उस समय भी 2-2.5 साल में वो सरकार नहीं चल पाई। चंद्रशेखर, वीपी सिंह, सबकी सरकारें बनी, 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। और कांग्रेस पूरे देश में यही कहती थी कि विपक्षी दल मिलजुल कर सरकार बना नहीं सकते और कोई भी पार्टी उनके अलावा विकल्प नहीं बन सकती देश में सरकार बनाने का। और इसी मिथ को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तोड़ा था, इसी मिथ्या मिथक को तोड़ा था और सरकार बनाई थी और सरकार चलाई थी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध जो हुआ उस समय भी देश दुनिया के सामने उन्होंने भारत का बाण बढ़ाया और भारत की सेना के वीरता के किस्से मुझे लगता है कि अब दुनिया भर में जाने जाते हैं। जब कारगिल के 25 साल भी हम लोग मनाते हैं तो देश उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता है और उसके सबसे फ्रंट पे थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। जो सड़क निर्माण की योजना थी, मुझे लगता है बीसी खंडूरी उस समय सड़क निर्माण मंत्री थे और बाद में वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने, वो सड़क निर्माण मंत्री थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जो सड़कों का निर्माण कार्य हुआ वो बीच भले यूपी की सरकार में रुका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अब नितिन गडकरी उस काम को इतना बढ़ा रहे हैं और पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। अगर आप दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जा सकते हैं, ये सारी की सारी नींव सड़क निर्माण की मुझे लगता है देश को एक सूत्र में बांधने की ये अटल बिहारी वाजपेयी की एरा में ही शुरू हुई थी और आज उसको कायम रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि देश के लिबरलाइजेशन की, देश के इकोनॉमी के ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत जो नरसिम्हा राव ने की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाई और अब प्रधानमंत्री मोदी इसको दुनिया में जो भारत का बाण बढ़ा रहे हैं उसकी नींव मुझे लगता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। और शायद यही कारण है कि आज उनकी याद को जिंदा रखने के लिए सुशासन दिवस के रूप में न सिर्फ मनाती है बीजेपी, बल्कि पूरा का पूरा संगठन जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल है वो अटल स्मृति स्मारक पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देता है। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहां पर मौजूद है जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पहली तस्वीर आप देखिए पीएम मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, दूसरी तस्वीर में आप अमित शाह को देख सकते हैं, जेपी नड्डा को देख सकते हैं। और हम देखते हैं 2018 में जब उनका देहांत हुआ था उसके बाद से सदैव अटल स्मारक पर पीएम मोदी हर साल पहुंचते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं। अमिताभ, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन था वो सदैव अटल रहे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और एक सबसे अहम बात है कि चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, बिल्कुल बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां अक्सर आई। अब आपके गठबंधन के सहयोगियों का दबाव रहता था, वो अपनी बात मनवाने को आतुर रहते थे। अगर सरकार पे दबाव डालते थे कि हम आपसे संबंध तोड़ लेंगे, हम आपसे सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कभी डगमगाए नहीं। उन्होंने बातचीत का रास्ता सदैव खुला रखा था। सीधा का सीधा वो संपर्क रखते थे, जो भी पार्टियां थी उनके सुप्रीमो से वो सीधे बात करते थे। उस समय ट्रबल शूटर उनके जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। अगर ममता बनर्जी नाराज है वहां जॉर्ज फर्नांडिस बात करते थे। अगर मुरसोली मारन नाराज है उनसे बात करने के लिए अगर जसवंत सिंह या प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां डीएमके के सुप्रीमो करुणानिधि से बात करते थे। तो मुझे लगता है कि अगर उस समय याद होगा आपको, मुलायम सिंह यादव भले ही
नाराज रहते हो बीजेपी को, उनके पास 40-40 सांसद हुआ करते थे लोकसभा में, सदन चलने ना चलना देना उनके ऊपर काफी निर्भर करता था, लेकिन वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के एक फोन कॉल पर सरकार को सदन के अंदर भी सहयोग करते थे। तो मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर चलने की जो कला थी, और विरोधी हो चाहे पार्टी के अंदर उनके समर्थक हो, सबकी बात सुनने के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। तो मुझे लगता है कि सबकी बात सुनना, विरोधियों के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना, एक ऐसी विलक्षण कला थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, और बात सबकी सुनते थे वो, और करते वही थे जो सही होता था, लेकिन सबकी बात सुनना भी एक मायने रखता था, और सबसे मिलजुल कर बातचीत को करना, उसको सुलझाना, ये भी मायने रखता था। हर एनडीए की बैठकें बुलवाना, प्रधानमंत्री निवास पर एनडीए की बैठकें भी हुआ करती थी, जिसमें 24-24 दलों के नेता शामिल होते थे। भले ही वो अलग अलग सुर अलापते हो, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बैठक के बाद शायद पूरे के पूरे एनडीए का राग एक हो जाता था। वो रास्ता जो दिखाया उन्होंने, वो अभी भी कायम है। तो मुझे लगता है एक सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को, एक राजनेता के रूप में, एक ऐसा राजनेता जो प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा, एक ऐसा राजनेता जो संघ के कैडर का प्रचारक होते हुए पूरे देश में घूमा, एक ऐसा नेता जो कवि भी था, जिसकी कविताएं आज भी लोग गुनगुनाते हैं, जिसपे कई किताबें पुस्तकें छप चुकी हैं, एक ऐसा नेता जिसकी विरासत शायद संघ भी याद रखता है, और पूरा का पूरी सरकार भी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देखिए, सदैव अटल स्मारक से सीधी तस्वीरें, और पहली तस्वीर अब से कुछ देर पहले की जब पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित किए, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए ये यहाँ पर खास आयोजन होता है हर साल 25 दिसंबर। एक तो क्रिसमस का दिन है, दूसरा आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। अमिताभ, जो सफर उन्होंने शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी रचनाओं के जरिए, अपने शब्दों के जरिए, वो निरंतर चलता रहा और आज भी जारी है। उनके भाषणों के जरिए, उनकी कविताओं के जरिए, उनकी बातों के जरिए वो हमेशा के लिए जीवंत है। देखिए, वो बड़े अविस्मरणीय थे 5-6 साल, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस लगातार सत्ता में नहीं थी, और कांग्रेस में सोनिया गांधी को नेतृत्व संभालना पड़ा था। कांग्रेस के 2 फाड़ हो गए थे, शरद पवार भी अलग हो गए थे, संगमा और तारिक अनवर को साथ लेकर एनसीपी भी 98 में बनी थी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा घटनाक्रम था कांग्रेस का और टुकड़ों में बंटना, लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, एक कुशल राजनेता, एक कुशल वक्ता और एक कुशल कवि, ये 3 चीजें जो थी ना, वो शायद बीजेपी के मानस पटल पर आज भी कायम है। अगर आप आज भी बीजेपी मुख्यालय जाएं और वहां उनके जो पुस्तिका का केंद्र है, जहां उनके लेखन की सामग्रियां बिकती हैं, वहां अगर अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं की किताबें आज भी आपको मिलेंगी, उनके कैसेट्स आज भी मिलेंगे, उनके पोस्टर्स भी आपको आज भी वहां मिल सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसी मिसाल कायम की है, एक ऐसा उदाहरण छोड़कर गए हैं जो सबको अनुकरण करना ही पड़ता है बीजेपी में, और उनकी सरकार को भी। उनके सुशासन, तभी बीजेपी ने जब उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन के मौके पर पूरा देश और पूरी सरकार जो बीजेपी की है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी, गुड गवर्नेंस डे। अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को गुड गवर्नेंस से जोड़ा जा रहा है, तो उनके योगदान को शायद भूलना शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल, और देखिए जब भी हम अमिताभ उनके बात करते हैं, उनकी भाषणों की बात जरूर करते हैं, और संसद में दिया उनका भाषण, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, ये आज भी जीवंत है कि देश के प्रति उनका लगाव, देश निर्माण की वो बात करते थे, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि था और एक मंदिर के समान था। बिल्कुल, राष्ट्र एक मंदिर के समान था, और ऐसा और सदन के अंदर उनके भाषणों को सुनने के लिए शायद सारे लोग खामोश होकर बैठा भी करते थे। 13 दिन की सरकार बनी थी जब बीजेपी को सबसे ज्यादा सत्ता में आई थी 1996 में, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए। वहां एक यादगार भाषण दिया, इस्तीफा दे दिया, फिर दोबारा पार्टी जीत कर आई 1998 में। 13 महीने की सरकार बनी थी। मुझे लगता है उस 13 महीने की सरकार में उन्होंने विकास के राह पर जो डाला और जनता के मानस पटल पर जो घुसे और कारगिल का युद्ध हुआ, मुझे लगता है उसने आने वाले दिनों में बीजेपी का जनाधार न सिर्फ बढ़ाया बल्कि प्रधानमंत्री की तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता भी बढ़ाई। एक ओरेटर के रूप में पूरे देश में वो जाने जाते थे,
बिल्कुल, तो पूरी उनका दुनिया सफर जो शुरू हुआ है वो आज तक जीवंत है। अमिताभ, शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल स्मारक से, जहां पर पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने इनकम टैक्स विभाग के साथ मिलकर कई घंटों तक छापेमारी की। दावा है कि कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से 165 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया, जिसे देखकर जांच टीम के भी होश उड़ गए। बरामद रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए एक नहीं बल्कि कई मशीनों की मदद ली गई। छापेमारी के दौरान इत्र व्यापारी पीयूष जैन के पूरे घर को सील कर दिया गया। बाहर से भी पुलिस का पहरा बैठा दिया गया ताकि कोई भी इस कार्रवाई में दखल न दे सके। वहीं जिस कमरे में कई घंटों तक नोटों की गिनती चलती रही, वो पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भरा दिखाई दिया। फर्श पर हर तरफ नोट ही नोट दिखाई दे रहे थे। इन नोटों की गड्डियों को रखने के लिए कई बड़े संदूकों को लाया गया, जिसके बाद उन संदूकों को जांच टीम ने अपने साथ ले जाने का भी इंतजाम किया। 150 करोड़ से ज्यादा जो मिला है उसको जहां एक और इनकम टैक्स और जीएसटी के अधिकारी इसको ट्रंक्स में रख रहे हैं, तो वहीं उसके लेके व्हीकल आ चुकी है। इस छापेमारी के बाद जांच टीम कारोबारी पीयूष जैन के बेटे को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। अब इत्र व्यापारी के अलावा जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग की टीम ने शहर के एक और व्यापारी पर शिकंजा कसा। जांच टीम के पान मसाला कारोबारी के अग्रवाल के घर पर भी छापेमारी होने की जानकारी है। खबर है कि उन्हें पान मसाला बनाने में इस्तेमाल होने वाले खुशबूदार केमिकल की सप्लाई इत्र व्यापारी पीयूष जैन ही करता था, जिनके घर हुई छापेमारी में 165 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद करने का दावा किया गया। वहीं जांच टीम अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम उनके पास आई तो आई कहां से। और इस बीच कानपुर में व्यापारियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी से राज्य का सियासी पारा गर्मा गया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और इन व्यापारियों को समाजवादी पार्टी के नेताओं का करीबी बताते हुए उस पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। बीजेपी के इस हमले का जवाब देने में समाजवादी पार्टी ने भी देर नहीं की। कहीं कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जनता में समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहती है। इस मामले में जांच टीम ने कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी छापेमारी की। बिहार के जहानाबाद के एक अस्पताल में लाखों रुपए की एक्सरे मशीन को चींटियां खा गई। असल में इलाके के विधायक सतीश कुमार ने जब अस्पताल का दौरा किया तो उन्होंने वहां एक्सरे की नई मशीन उन्हें नजर आई, जिसे इस्तेमाल में नहीं लाया गया था। बताया गया कि विधायक ने 22 लाख रुपए की उस मशीन को अपने सामने चालू करवाया, लेकिन उससे एक भी एक्सरे नहीं निकला। जब विधायक ने डॉक्टरों से मशीन की खराबी के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि लंबे वक्त से मशीन रखी है और चींटियां खा गई है इसे। इसके बाद मशीन की सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की गई तो उसने भी यही जवाब दिया कि मशीन तो बिल्कुल सही दी गई थी, लेकिन अभी उसे चींटियां खा गई हैं। खबर है कि इस घटना के बाद वहां हैदराबाद के दूसरी मशीन मंगवाई जा रही है और इससे पहले बिहार में चूहों के शराब पीने की खबर भी काफी सुर्खियों में रही थी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि शोपिया जिले में सुरक्षा बल के जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ की घटना तब हुई जब सुरक्षा बल को इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे, दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। खबर है कि इलाके में 2 आतंकी छिपे हैं, जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया है। म्यांमार की सेना ने अपने यहां करेन विद्रोहियों के कब्जे वाले एक छोटे से शहर पर ऐसी एयर स्ट्राइक की कि वहां रहने वाले सैकड़ों लोग पैदल ही बॉर्डर पार कर थाईलैंड भाग गए। ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे करेन समुदाय के लोग वैसे तो दशकों से म्यांमार की सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन फरवरी में वहां तख्ता पलट के बाद उनकी जंग तेज हो गई, जिसके जवाब में म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों पर हमला कर दिया और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें मीलों दूर से धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। म्यांमार की सेना के धुआंधार हवाई हमलों ने इलाके में ऐसी दहशत फैला दी कि सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर भाग खड़े हुए। वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर थाईलैंड की तरफ जाते दिखे। महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी पनाह की आस में भटकते नजर आए। लेकिन इसके बाद तो म्यांमार के लोगों का जत्था थाईलैंड में घुसने के लिए नदी को पार करने लगा। एक तस्वीर तो ऐसी देखने को मिली जिसमें एक शख्स अपने बच्चे को पीठ पर लेकर पानी के बीच चलता नजर आया। हालांकि थाईलैंड की सेना के जवानों ने म्यांमार के लोगों को धुतकारा नहीं और उनकी मदद के लिए तैयार दिखे। वो उन्हें अपने ट्रकों में लेकर कैंपों तक ले गए।
पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीम इंडिया के स्पिनर रहे हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि दूसरी पारी में वो क्या करने वाले हैं, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि वो राजनीति में एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और तभी से ये चर्चा तेज हो गई है कि वो कांग्रेस का हाथ थामकर चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। जलंधर के हीरो हरभजन सिंह ने संन्यास का ऐलान करते हुए मैदान पर अपने यादगार पलों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि वो नई पारी के लिए तैयार हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो सियासत की पिच पर उतर सकते हैं। अब नई चुनौतियों के साथ एक दूसरा चैप्टर मेरी जिंदगी में शुरू हो रहा है। यकीन मानिए आपका टर्मिनेटर इम्तिहान के लिए तैयार है, बस प्यार बनाए रखना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। उनके मुताबिक राज्य सरकार कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लटका रही है। हरक ने यह इस्तीफा भी कैबिनेट की बैठक के समय दिया है। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत अब कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह से उनकी कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। हालांकि उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है और अगर कोई नाराज है तो उसकी नाराजगी दूर कर ली जाएगी।